गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अंकुर कुमार, फिजिक्स फैकल्टी सेंट्रल एकेडमी बुढ़ागोड़ से। फिजिक्स की क्लास में लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक्स देखे थे, जिसमें हमने ग्रीक अल्फाबेट्स देखे थे और उनके अलावा कुछ उनके मान थे कि कुछ भौतिक राशियां जो द्रव्यमान को कैसे बदल सकते हैं, कुछ इकाई फैक्टर थे कि परिवर्तन गुणांक को एक से दूसरे में बदलना हो किस तरह से करते हैं, और फिजिक्स में हम कैसे लिखते हैं उनको छोटा करके। तो वो सब बातें हमने कल करी थी, कल के लेक्चर में पढ़ी थी। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके 9th और 10th क्लास से रिलेटेड होंगे, जो आगे एडवांस लेवल भी उसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे। तो उन्हीं चीजों को हम बस थोड़ा सा लेवल बढ़ा के पढ़ेंगे। यही साइंस है और इसी में फिजिक्स में हम इनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कुछ बीजगणितीय फॉर्मूले के बारे में देखते हैं। कौन से बीजगणितीय फॉर्मूले? ये बीजगणितीय सूत्र होते हैं वो कौन कौन से आपने 10th क्लास में पढ़े, उन्हीं के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, बहुत सिंपल है, आपको पता है क्या होता है। क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर, याद है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका माइनस में करें तो किस तरीके से लिख सकते हैं? तो माइनस में इसका जो फॉर्मूला होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको हम कैसे करेंगे? ये होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर, ये आ जाएगा इसका फॉर्मूला। a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर दोनों का। अब तीसरा जो फॉर्मूला देखते हैं वो कौन सा होगा? ये होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको कैसे लिखेंगे? अगर दोनों का सेपरेट अलग अलग स्क्वायर है और माइनस में, तो उसको लिखते हैं a माइनस b, a प्लस b, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, ये किसका फॉर्मूला आ रहा है? a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो ये तीन बीजगणितीय फॉर्मूले, जो बीजगणित जो हम बोलते हैं इसको अलजेब्रा, वहां पर बहुत अच्छी तरीके से यूज होता है इनका, किस तरीके से निकालते हैं। तो जनरल फिजिक्स हम पढ़ते हैं, फिजिक्स में जनरली इन फॉर्मूलों का यूज होता है। इनके बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि फिजिक्स होती है वो देखो थोड़ा सा क्या, थोड़ा सा साइंस का टेक्सचर आएगा उसमें, थोड़ा सा मैथ्स का टेक्सचर। तो मैथ्स और साइंस में भी फिजिक्स जो अपने डेली लाइफ से जुड़े हुए होते हैं, उन दोनों का मिक्सर, मतलब दोनों का मिश्रित रूप ही फिजिक्स बना है। ये मैथ्स भी है एक तरह से, ये मान के चलो कि फिजिक्स जब पढ़ते हैं तो हम थोड़ा सा मैथ्स से उसमें आएगा, मैथ्स का टेक्सचर मिलेगा हमें, स्वाद वही है। एक सब्जी बनाते हैं, मान लो पनीर की सब्जी बनाई और उसमें थोड़ा सा गरम मसाले का तड़का लग जाए तो टेस्ट ही बहुत अच्छा हो जाता है। तो सेम उसी तरीके से ये साइंस में थोड़ा मैथ का तड़का लग गया, इसका मतलब रटना तो हम भूल गए, अब इसको मैथ्स की तरह सोल्व करेंगे। तो तीन फॉर्मूले यहाँ पे हैं आपके सामने। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं द्विघात समीकरण की। द्विघात समीकरण का हल कैसे निकालते हैं? तो द्विघात समीकरण के बारे में देखो क्या होता है। ये होती है द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण को कैसे लिखते हैं? जिसकी अधिकतम घात कितनी हो अननोन की, 2, अधिकतम घात 2 उसे बोलते हैं द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है? ये होती है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल्स टू 0। ऐसे ही तो लिखते हैं द्विघात समीकरण को। अब इसको सोल्व करते हो आप, तो 10th क्लास और 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि इसको सोल्व करने के लिए आपको 3 या 4 मेथड जो काम में आते हैं उससे कर सकते हैं। पहला मेथड फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मतलब इसका फैक्टर करना, अलग अलग फैक्टर करेंगे तो अक्स की 2 वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं फर्स्ट। दूसरा क्या होगा? पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, मतलब परफेक्ट स्क्वायर मेथड। पूर्ण वर्ग विधि कैसे होती है कि इस c को हम इधर ले जाते हैं, दूसरी साइड ले गए, ये अक्ष के दाम में यहां बन गई। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें कुछ संख्या जोड़ देते हैं और कुछ घटा देते हैं, जितनी जोड़ेंगे उतनी ही घटा देते हैं। फिर इसका एक परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं, पूर्ण वर्ग बना लेते हैं और उसका उधर ले जाके अंडर रूट कर देते हैं, और यहां से हम क्या कर सकते हैं? इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारे द्विघात समीकरण का सॉल्यूशन। अब बात करते हैं तीसरा और सबसे कॉमन मेथड, श्रीधराचार्य विधि। श्रीधराचार्य सूत्र होता है इसका सॉल्व करने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य जो सूत्र होगा, उस सूत्र की सहायता से हम एक लाइन में इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। और श्रीधराचार्य मेथड क्या होता है? देखो,
श्रीधराचार्य सूत्र का फॉर्मूला अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x इज इक्वल्स टू होता है माइनस बी। देखो ये माइनस अलग है, b है, b के साथ में अगर यहां पे कोई साइन आ रहा है तो साइन साथ में लेंगे, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये होता है श्रीधराचार्य मेथड से x की वैल्यू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। क्या होगा, माइनस b, देखो माइनस लगा हुआ है, माइनस b, अगर b के साथ में कोई साइन है तो वो साइन साथ में लेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये होता है श्रीधराचार्य मेथड। लेकिन ये कब पॉसिबल, ये तभी आएगा जब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0, या तो इसकी वैल्यू 0 के इक्वल हो या इससे ज्यादा हो। ये तभी पॉसिबल है जब d लिखते हैं तो कैपिटल D, और कैपिटल D कितना होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन या इक्वल क्या होगी, 0। अगर ये 0 से बड़ी है तो पॉजिटिव संख्या आएगी, और 0 के बराबर है तो 0 आएगा, और पॉजिटिव संख्या का अंडर रूट निकाल सकते हैं। अगला देखते हैं इसमें थोड़ा सा, अगर मान लो सपोज करो, आपको सपोज करना है कि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आएगी। लेस देन 0 आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसकी जो वैल्यू है वो कैसे आ रही है, नेगेटिव, और नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ये ve लिखा है मैंने, ठीक है, नेगेटिव, लास्ट में ve लगता है ना स्पेलिंग में, तो नेगेटिव साइन लगा के ve, नेगेटिव वैल्यू, ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो नेगेटिव संख्या का अंडर रूट, याद करो लास्ट क्लास में मैंने आपको आइटा बताया था, और आइटा का मान कितना बताया था, आयोटा ऐसे लिखते हैं, और इसकी वैल्यू होती है -1 अंडर रूट में। तो ये इमेजिनरी नंबर है ना, कौन सी इमेजिनरी नंबर, जिसको काल्पनिक संख्या बोलते हैं, इसका अंडर रूट पॉसिबल नहीं। तो यहां पे नेगेटिव संख्या आएगी तो नेगेटिव संख्या का अंडर रूट पॉसिबल नहीं होगा, मतलब निकाल नहीं सकते वो काल्पनिक संख्या की, इसलिए ये x का मान नहीं निकलेगा। कब, इस कंडीशन में इसके जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, इसके गुणांक या गुणज बोल सकते हैं, काल्पनिक गुणज आएंगे इस कंडीशन में। तो ये थी द्विघात समीकरण को सोल्व करने का मेथड। इसके बाद में कुछ सीरीज आती है, सीरीज मतलब श्रेणियां, और श्रेणियों में जनरली बहुत सारी श्रेणियां होती है, जैसे लोग की श्रेणी, लोग मतलब लोगरिथम वाली, लोग का कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं आपको किस तरीके से होते हैं। अगर 9th 10th में आपने नहीं पढ़ा है तो लोग के बारे में हम बात करेंगे। फिर इसके बाद में अगर श्रेणियों की बात करूं तो एक्सपोनेंशियल सीरीज आती है, e की पावर वाली श्रेणी। साइन, साइन को आपने पढ़ा है कॉमन, क्योंकि साइन, कोस, टेन, कोस, सेक, कोसेक ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, और त्रिकोणमितीय अनुपातों की श्रेणियां होती हैं। तो उन श्रेणियों के बारे में हमने अभी तक 10th क्लास तक कोई पढ़ाई नहीं की है, क्योंकि हमें साइन, कोस, टेन, कोस, सेक, कोसेक में लाल बट्टे कक्का लगाया, हमने एक फॉर्मूला लगाया है लाल बट्टे कक्का, और इसी फॉर्मूले से हमने जो भी वैल्यू है लंब और कर्ण आधार की वैल्यू सोल्व की। इसके अलावा हमने 2-3 त्रिकोणमितीय सरल समीकरण लगाई होंगी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही तो पढ़ा है बेसिक्स। थोड़ा सा आगे और चलेंगे साइन कोस में, तो वो उसकी बात करेंगे। अब आपको श्रेणियों के बारे में बताऊं उससे पहले आपको 2 मोस्ट कॉमन श्रेणियों से अवगत कराता हूं कि आपने पढ़ी, उनके नाम भी सुने, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। पढ़ी है आपने, बिल्कुल, आपने समांतर और गुणोत्तर श्रेणी 10th क्लास में पढ़ी है या 9th क्लास में पढ़ी होगी। तो यहां पे हम श्रेणियों की बात करते हैं। अगला जो है हमारी वो है श्रेणी। अब श्रेणी भी बोलते हैं इसको, श्रेणियां या श्रेणी ये भी बोला जाता है श्रेणी, ठीक है, दोनों एक ही बात है, सीरीज होती है। अब यहां पे सीरीज की बात करें तो हमारे पास एक होती है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, और एक होती है गुणोत्तर श्रेणी। इन दो की बातें करेंगे। तो समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी में एक पहला पद होता है, वो हमारा प्रथम पद है। जैसे एक श्रेणी बनाता हूं मैं, ये हमारे पास एक पहला पद है e, इस पहले पद में कुछ जोड़ेंगे, कुछ अंतर करेंगे, और अगला पद बना लेंगे दूसरा, तो दूसरा पद आ रहा है a प्लस b मान लेते हैं, ठीक है। जितना इसमें जोड़ा है हमने उतना ही अगले में जोड़ देंगे, इसमें मतलब उतना ही जोड़ देंगे। तो d, a में d जोड़ा था तो a प्लस b आया, अब इसमें d और जोड़ दो
तो कितना हो जाएगा a प्लस 2d। तो अगला पद क्या हो जाएगा a प्लस 2d। फिर उससे अगला ये हो जाएगा a प्लस 3d और कहां तक चलता रहेगा, अनंत तक चलता रहेगा। तो इस तरह से अगर कोई श्रेणी चल रही है तो ऐसी श्रेणी कौन सी श्रेणी कहलाती है, समांतर श्रेणी होती है। क्योंकि हम यहां पे देखो ज्यादा कुछ बातें नहीं कर रहे हैं, फिजिक्स के बेसिक्स बातें कर रहे हैं कि फिजिक्स में कौन कौन से बेसिक्स यूज होते हैं, किस तरीके से हम फिजिक्स को पढ़ सकते हैं, तो इनके बारे में यहाँ पे बातें हो रही है। तो वही चीजें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ और आप मुझे आपसे इतनी उम्मीद तो रखनी ही होगी कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे श्रेणी में। समांतर श्रेणी में ए प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ये तृतीय पद है, ये चतुर्थ पद है और कहां तक जा रहे हैं, मान लो n पद जा रहे हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूं n पद, ठीक है, अगला n पद जा रहे हैं ये श्रेणी। तो इस श्रेणी में जो प्रथम पद है यहाँ पे वो प्रथम पद क्या हो जाएगा e, प्रथम पद हो गया e। अब बात करें सार्वय अंतर। देखो समांतर श्रेणी में सार्वय अंतर निकाला जाता है। सार्वय अंतर कौन सा होगा, सार्वय अंतर को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं और कॉमन डिफरेंस को लिखते हैं d से। तो यहाँ पे देखो सार्वय अंतर मतलब एक अगले पद में से उसके प्रीवियस पहला पद घटाएंगे तो जो अंतर आएगा वो क्या कहलाता है, सार्वय अंतर। और सार्वय अंतर बराबर आना चाहिए। इस दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, सार्वय अंतर आएगा d। इस तीसरे पद में से इसके जस्ट पहले वाला पद घटाओ दूसरा, तो सार्वय अंतर आएगा d। मतलब तभी श्रेणी बन सकती है समांतर श्रेणी जब उसके अगले पद में से उसके जस्ट पहला पद घटाने पर समान अंतर आए। तो इस तरह की श्रेणी कौन सी श्रेणी होती है, समांतर श्रेणी। तो इस श्रेणी का सार्वय अंतर कितना है, a प्लस b माइनस a बराबर होगा b। ये इसका सार्वय अंतर आ गया। बस ये दो ही चीजें देखनी। समांतर श्रेणी में हमें एक तो प्रथम पद पता होना चाहिए और एक सार्वय अंतर पता होना चाहिए। इसके बाद में हम कुछ भी देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये हो गई। अब समांतर श्रेणी में हमें निकालना है एक तो nवां पद, कि लास्ट का जो पद बनता है वो nवां पद होगा और nवां पद का मान कितना होगा। तो सबसे पहले देखो समांतर श्रेणी का nवां पद, nवें पद को हम लिखते हैं tn से। t मतलब लास्ट वाला, l से भी लिखते हैं इसको स्मॉल l से। तो tn बराबर क्या होगा, तो फॉर्मूला है प्रथम पद a प्लस में। अब देखो टोटल पद कितने थे, n में से हमने एक पद तो लिख दिया, एक प्रथम पद हो गया। अब बच गए कितने, मतलब n पद में से एक पद घटा दिया तो कितने पद बचेंगे, n-1। कितने बचे, n-1। ठीक है, क्योंकि पहला पद हमने जोड़ दिया, पहला a ले लिया। अब हमारे पास कितने पद बच गए, इसको छोड़ के आगे वाले पद है, n में से एक पद घटा दे तो n-1। तो अगला आ जाएगा n-1 पद इनटू में सार्वय अंतर, क्योंकि प्रत्येक पद में अंतर कितने का आएगा, सार्वय अंतर d का। तो d यहां पे ले लेंगे सार्वय अंतर d। तो ये फॉर्मूला आ रहा है, वो कौन से पद का फॉर्मूला आ रहा है, tn बराबर होगा a प्लस n-1 इनटू d। इसे ही बोलते हैं समांतर श्रेणी का nवां पद। तो इस तरीके से हम समांतर श्रेणी के nवें पद को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम इसके जस्ट आगे चले तो समांतर श्रेणी में जितने भी पद होते हैं n पद, उन n पदों का योग कैसे करेंगे, n पदों के योगफल का फॉर्मूला किस तरीके से आएगा, तो उसके बारे में देखेंगे। तो एक चीज यहां पे ध्यान रखना, इस nवें पद को आप स्मॉल l से भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, स्मॉल l बराबर a प्लस n-1 इनटू d। ये भी सही है, a प्लस n-1 इनटू d nवां पद। अब देखो n पदों का योगफल करते हैं, तो इधर देखते हैं थोड़ा सा कि समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल कैसे किया जाएगा। अब देखो समांतर श्रेणी में n पदों का योग, अब योग को कैसे लिखते हैं हम, समेशन, मतलब समेशन s n बराबर n पदों का योगफल करेंगे तो कैसे करेंगे, तो जितने भी पद हैं हमारे पास उन पदों को पहले लिख देते हैं। तो n/2 इनटू में n/2 आ गया, इनटू में प्रथम पद कौन सा है, प्रथम पद है a, तो ये आ गया प्रथम पद, प्लस में अंतिम पद कौन सा है, अंतिम पद है nवां पद, और nवां पद हमने निकाला क्या है l, तो ये आ जाएगा a
ये फॉर्मूला होता है। n पदों का योगफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू में a प्लस n। थोड़ा सा और ले, मान लो हमें अंतिम पद नहीं दे रखा तो क्या करेंगे, पहले अंतिम पद निकालेंगे। तो अंतिम पद निकालने का फॉर्मूला ये रहा, ये वैल्यू कहां पे पुट कर देंगे, यहां से लेके इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो देखो करते हैं, तो n पदों का योगफल क्या रहेगा, Sn बराबर n बटे में 2 a प्लस l की वैल्यू है a प्लस n माइनस 1 इंटू में b। तो देखो a प्लस a कितना हो गया, 2a। तो यहां से n पदों का योगफल आ जाएगा Sn बराबर होगा n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये हो गया समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का फॉर्मूला। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? बस आप देखते जाइए और साथ साथ में नोट भी करते जाइए अपनी नोटबुक में। नोट करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इनके यूजेस भी आएंगे, यूजेस पे भी हम बात करेंगे। हम फिजिक्स को पढ़ते जाएंगे आगे तो इनके यूजेस भी हमें पता करने होंगे, किस तरीके से हम यूजेस कर सकते हैं, कौन से क्वेश्चन कैसे सोल्व कर सकते हैं, उनके बारे में। अभी मैं मोस्ट कॉमन श्रेणियों की बात कर रहा हूं जिनके बारे में आप भी जानते हैं, आपने पढ़ा है 9th 10th में। आपको याद नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम फिर से पढ़ लेंगे, यहाँ पे फिर से एक बार रिवाइज हो जाएगा। लेकिन इतना तो श्योर हो कि आपने ये बातें पढ़ी। क्लियर है? अब समांतर श्रेणी के बाद में हम बात करते हैं, अगली श्रेणी हमारी गुणोत्तर श्रेणी। तो गुणोत्तर श्रेणी देखेंगे। समांतर श्रेणी के बाद में हम नेक्स्ट श्रेणी की बात करते हैं, गुणोत्तर श्रेणी। तो देखो गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, ज्योमेट्रिकल सीरीज भी बोलते हैं इसको, गुणोत्तर श्रेणी सेकंड आती है, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे ज्योमेट्रिकल सीरीज। ये देखो ज्योमेट्रिकल सीरीज क्या होती है, जैसे ही समांतर श्रेणी हमने देखी है उसमें एक पहला पद है, उसके बाद में पद आता है, उसमें कुछ जुड़ता है, मतलब वहां पर एक सार्वत्रिक अनुपात निकाला जाता है। यहां पर अगर हमें कोई गुणोत्तर श्रेणी दिख रही है तो इस फॉर्म में होगी, पहला पद a होगा, दूसरा पद होगा वो क्या होगा, a इंटू में r, मतलब इसको सार्वत्रिक अनुपात से गुणा होगा। दूसरा पद होगा, तीसरा होगा वो होगा a इंटू में r स्क्वायर, a इंटू में r की घात 3, इस तरीके से, और n वापस जाएगा a इंटू में r की घात n, इस तरीके से। ऐसे अगर कोई श्रेणी होगी तो वो कौन सी श्रेणी कहलाती है, गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है, ध्यान में रखना। अब यहां पर जो प्रथम पद है वो प्रथम पद क्या दे रखा है हमें, प्रथम पद दे रखा है a, ये हो गया पहला पद। इसके बाद में समांतर श्रेणी में हमने देखा था सार्वत्रिक अंतर, मतलब दो क्रमागत पदों का अंतर। देखो सार्वत्रिक अंतर, दो क्रमागत पदों का अंतर, और यहां पे हम अंतर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सार्वत्रिक अनुपात। तो यहां पे निकालेंगे हम कॉमन डिफरेंस नहीं निकालेंगे, कॉमन फैक्टर निकालेंगे, सार्वत्रिक अनुपात, कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो कितना होगा, दो क्रमागत पदों का अनुपात, उसे बोलते हैं हम सार्वत्रिक अनुपात। तो सार्वत्रिक अनुपात कितना होगा, दो क्रमागत पद, मतलब अगर ये दोनों ले रहे हैं तो ये दोनों ले रहे हैं, फिर ये ले रहे हैं तो ये ले रहे हैं, ये ले रहे हैं तो ये ले रहे हैं, कोई भी दो क्रमागत ले रहे हैं। जैसे यहां पे मैं आपको ये दोनों लेके दिखाता हूं, तो a r स्क्वायर अपॉन में a r, a से a कैंसिल, r से r कैंसिल, कितना है r। तो सार्वत्रिक अनुपात कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, r आ रहा है। तो गुणोत्तर श्रेणी में कॉमन रेशियो निकालते हैं और समांतर श्रेणी में कॉमन डिफरेंस, सार्वत्रिक अंतर निकालते हैं। क्लियर है? अब यहां पर हम निकालते हैं nवां पद, कि गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद क्या होगा, गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद। तो nवां पद का फॉर्मूला कितना होगा, nवां पद को l से लिखते हैं, tl से लिखते हैं, tn, ठीक है। ये होता है a प्रथम पद इंटू में सार्वत्रिक अनुपात, और इसकी पावर जितने पद होते हैं उसमें से क्या कर देंगे, एक घटा देते हैं। तो a इंटू में r की पावर n माइनस 1। क्यों? क्योंकि देखो पहला पद तो ये क्या है, इसके बाद में ये जो पद बचे वो कितने हैं, n माइनस 1। तो जितना जो सार्वत्रिक अनुपात होगा, कॉमन रेशियो, उस रेशियो को उस पद की जितने भी पद हैं उसकी घात से घात लगाकर क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो इसका अंतिम पद क्या आएगा, a इंटू r की पावर n माइनस 1, ठीक है।
ये वाला होता है nवां पद गुणोत्तर श्रेणी का। अब बात करते हैं गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल। तो देखो n पदों का योगफल कितना होगा। अब n पदों का योग दो तरीके से निकाल सकते हैं। n पदों का योग है वो ऐसा ही होगा। कितने तरीके से होगा? दो तरीके से। कब? यदि r की वैल्यू सार का अनुपात की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, एक से ज्यादा, और दूसरा होगा यदि r की वैल्यू लेस देन 1 हो, एक से कम। तब क्या होगा? तो सबसे पहली बात हम निकालते हैं इसके लिए कि r इज लेस देन होगा 1, एक से कम। जब एक से कम इसकी वैल्यू होगी तो इसका जो Sn होगा वो क्या होगा? प्रथम पद a इनटू में, अब देखो एक से कम है मतलब एक ज्यादा होगा तो पहले क्या देगा? 1 माइनस r की पावर n। ऐसे करते हैं। देखो r का मान है वो एक से क्या है? कम है, इसलिए इसमें एक में से घटाएंगे कम मान तो इसकी पावर भी कम आएगी और घटाएंगे तो ये मान आएगा पॉजिटिव, इसलिए इसको 1 माइनस r की पावर n करेंगे। अपॉन में जैसे ये दे रखा है वैसे बस पावर को हटा देंगे तो ये कितना आएगा? 1 माइनस में r। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? Sn बराबर होगा a इनटू में 1 माइनस r की पावर n अपॉन में 1 माइनस r। कब? जब इसकी वैल्यू क्या होगा? r की वैल्यू कॉमन डिफरेंस लेस देन 1। सेकंड, अगर देखें n पदों का योगफल तो n पदों का योग देखते हैं तो कितना आता है? Sn बराबर, अब ये योगफल कब निकालेंगे n पदों का योग? जब r की वैल्यू क्या हो? ग्रेटर देन 1, मतलब r इज ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा हो। यदि सार का अनुपात एक से बड़ा होगा तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा, प्रथम पद a इनटू में, अब देखो यहाँ पे 1 माइनस r की पावर है क्योंकि r छोटा था और छोटे की पावर लेंगे वो भी एक से वैल्यू कम आएगी इसलिए ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। लेकिन अब वहां पर क्या है? r है एक से बड़ा, r एक से बड़ा है इसका मतलब r की पावर होगी वो भी एक से बड़ी आएगी और एक में से अगर बड़ी को घटाएंगे तो वैल्यू किसमें आएगी? नेगेटिव में, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, यहां पर फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? अगर ये बड़ी है तो इसको ऐसे कर लो r की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1, ऐसे कर लो। इस फॉर्मूले से भी करोगे तो गलत तो नहीं होगा आपका। कैसे नहीं होगा? क्योंकि यहां पर वैल्यू नेगेटिव में आएगी, नेगेटिव में आएगी तो माइनस आएगा, लेकिन यहां पर भी तो ये क्या आएगी? अगर 1 माइनस r ये बड़ा है तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से दिक्कत तो नहीं आएगी, फंसेंगे नहीं संख्यात्मक मान वाले प्रश्न में। लेकिन कई बार क्या होते हैं कि चल घातांकी फंक्शन आ जाता है, e का फंक्शन, log का फंक्शन, तो उन फंक्शन में दिक्कत आती है। इसलिए r इज ग्रेटर देन 1 के लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे हम? a इनटू में r की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1, ये गुणोत्तर श्रेणी का योगफल हो गया। तो यहां पर हमने दोनों श्रेणियां देख ली है, समांतर श्रेणी भी देख चुके हैं, गुणोत्तर श्रेणी भी देख चुके हैं, दोनों श्रेणियों के बारे में पढ़ लिया। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे और लेके चलूं इस लेक्चर में। हम एक थोड़ा सा ये जो अभी तक बातें करी हैं वो सारी हमने 10th क्लास में देखी हुई है, 9th क्लास में देखी हुई, वही है, उन्हीं को बस फिजिक्स में पढ़ना है और इनका एप्लीकेशन देखना है। अब यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाने जा रहा हूं, तो वो पॉइंट आपको याद रखना है। आपको मतलब ये पॉइंट बहुत काम में आने वाला है। यहां पे मैं बात करूंगा फैक्टोरियल, इसकी बात कर रहा हूं मैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब है कि एक सिंबल होता है फैक्टोरियल, और उस सिंबल से हम किसी भी संख्यात्मक मान के फैक्टोरियल कैसे कर सकते हैं। तो ध्यान में रखना, फैक्टोरियल बहुत अच्छा टॉपिक है, एकदम से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बिना ये मान के चलो कि फिजिक्स में इसका बहुत बड़ा रोल रहता है, मैथ्स में भी बहुत यूज में आता है। फैक्टोरियल का सिंबल होता है ये अर्धविराम, ऐसे, ठीक है, ये वाला सिंबल होगा, या फिर सिंबल क्या होगा फैक्टोरियल, ये वाला सिंबल हो जाएगा। दो सिंबल होते हैं, ठीक है, एक ये सिंबल होता है, एक ये सिंबल होता है। इस तरीके से लिखते हैं। जैसे मान लो किसी भी संख्या का फैक्टोरियल कर रहे हैं, जैसे 4 का फैक्टोरियल कर रहे हैं तो उसको ऐसे लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल, या फिर 4 ऐसे करके भी लिख सकते हैं, या तो ये 4 फैक्टोरियल इसका मतलब होगा। तो जनरली फैक्टोरियल जो सिंबल यूज करते हैं वो सिंबल यही यूज करते हैं ज्यादा, बहुत जगह यही काम में लेते हैं। अर्धविराम की तरह सिंबल होता है, खड़ी लाइन और नीचे पे पॉइंट होता है, इस तरीके से। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि फैक्टोरियल निकालते कैसे, कैसे सोल्व करते हैं। तो ध्यान देना, मान लो हमारे पास एक कोई भी मान है n,
संख्यात्मक मान, इसका फैक्टोरियल निकालना है। तो n का फैक्टोरियल कितना होगा, ये n का फैक्टोरियल, यहां पे फैक्टोरियल लगाइए, इसका फैक्टोरियल निकालना है। तो देखो कोई भी संख्या होगी n, उसका फैक्टोरियल निकालने के लिए उससे कम संख्यात्मक मान में तोड़ते जाएंगे। कैसे, n का फैक्टोरियल का फॉर्मूला होता है n आ गया इनटू में, अब इससे जस्ट एक छोटी संख्या करनी है, क्योंकि खुद का अगर फैक्टोरियल लेना है तो n तो हो गया और इससे जस्ट छोटी संख्या, मतलब इसमें से एक घटा दो, कितना आएगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ऐसे इसका फॉर्मूला ये होता है n फैक्टोरियल बराबर n इनटू में n माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब यहां पे अब देखो n तो अलग हो गया, अब n माइनस 1 का फैक्टोरियल आ गया, तो क्या इसका फैक्टोरियल कर सकते हैं n माइनस 1 का, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको अगर आगे सोल्व करना चाहो तो क्या कर सकते हैं, n इनटू में n माइनस 1, अब ये आ गया, इसका फैक्टोरियल करना है, इसमें से एक और घटाना, तो एक और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा n माइनस 2 का फैक्टोरियल, ऐसे भी लिख सकते हैं। और भी आगे इसका फैक्टोरियल करना चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो, n इनटू में n माइनस 1 इनटू में n माइनस 2 इनटू में n माइनस 3 का फैक्टोरियल। मतलब ये आपको कब तक कर रहा है, जब तक कि आपके फैक्टोरियल लास्ट एंडिंग तक नहीं चला जाए, तब तक करते रहो। या फिर कुछ फैक्टोरियल की संख्या ऊपर और नीचे अंश और हर में हो तो वो एक दूसरे से कटे नहीं, मतलब उनको हम काट नहीं सकते, तब तक आप फैक्टोरियल करते जाओ। तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। तो कुछ फैक्टोरियल्स में आपको निकाल के बताता हूं किस तरीके से हम फैक्टोरियल निकालते हैं, तो आप देखना इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके लिए नया है, ठीक है। 11th क्लास वाले स्टूडेंट्स जो आप बेसिक फिजिक्स की इस क्लास को अगर देख रहे हैं तो आपको ये लगेगा कि हाँ हमने कुछ नई चीज सीखी है यहाँ पे फैक्टोरियल, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है और काम में आने वाला है। इसके बिना हम आगे सीरीज का विस्तार करना, किस तरीके से श्रेणियों को खोलते हैं, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं होगा। तो देखते हैं इसमें कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ किस तरीके से हम एग्जांपल्स करते हैं सीरीज इसके फैक्टोरियल्स के। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक संख्या लेते हैं 0 का फैक्टोरियल। देखो 0 का फैक्टोरियल कितना होता है, सबसे पहला 0 का फैक्टोरियल होता है वो 1 होता है, क्लियर है। अब सोचने वाले ऐसे सोच रहे होंगे, आपके मन में ये चल रहा होगा कि आपने फॉर्मूला ही बताया कि 0 का फैक्टोरियल तो ऐसे करेंगे कि यहाँ पे जो n का फैक्टोरियल है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर 0 माइनस 1। पहली बात तो नेगेटिव संख्याओं का फैक्टोरियल नहीं होता है, मतलब निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फैक्टोरियल पॉजिटिव इंटीजर्स का ही निकलता है। पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब 0 से लेके जो पॉजिटिव संख्याएं होती हैं उन्हीं का फैक्टोरियल निकलता है, नेगेटिव का निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। तो यहाँ पे 0 का फैक्टोरियल मतलब 0 कर दिया, 0 माइनस 1 नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव में नंबर है इसलिए नहीं होगा, तो 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। अब बात ये है कि 0 का 0 क्यों नहीं होता, तो इस पे भी मैं बात करूंगा, आपको ये प्रूफ करके बताऊंगा कि 0 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 0 का फैक्टोरियल होगा। 1 का फैक्टोरियल देखते हैं, 1 का फैक्टोरियल करेंगे तो 1 का फैक्टोरियल निकालो, कैसे निकालोगे, इसी फॉर्मूले से। n फैक्टोरियल मतलब 1 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे क्या ले लें 1 इनटू में 1 माइनस 1 का फैक्टोरियल, ऐसे करेंगे ना, n इनटू में n माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब देखो n माइनस 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0 फैक्टोरियल, ये 0 फैक्टोरियल हो गया, इसको क्या लिखेंगे 1 इनटू में 0 फैक्टोरियल बराबर। अब 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो 1 को 1 से गुणा करो, कितना आएगा 1, मतलब 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होगी और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी कितनी होगी, 1 होगी। तो यहां पर हमने ये सॉल्व कर दिया। अब बात करते हैं 2 फैक्टोरियल पे। 2 फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे, तो 2 फैक्टोरियल निकालने के लिए वही मेथड, पहले 2 इनटू में 2 माइनस 1 फैक्टोरियल बराबर होगा। अब देखो 2 ऐसा कैसा, इनटू में 1, 2 माइनस 1 कितना आएगा, यह आएगा 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 2 गुणा 1 बराबर कितना आएगा 2, ये हो गया 2 फैक्टोरियल। इसके अलावा हम 3 फैक्टोरियल भी निकाल सकते हैं, 4 भी निकाल सकते हैं। 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल ये हो गया। 3 फैक्टोरियल को देखो, अब थोड़ा सा निकाल के बताता हूं, 3 इनटू में इस एक कम कर दो, 2 इनटू में 1 फैक्टोरियल आ गया, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 3 दूनी 6, 6 और 1 6,
ये यार गुणा करेंगे 4 फैक्टोरियल कितना आएगा तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 फैक्टोरियल ये लो तो 4 के 12 दूनी 24 और 1 24 ठीक है 5 फैक्टोरियल करेंगे 5 फैक्टोरियल आएगा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा मतलब 1 फैक्टोरियल तक लेके जाओ तो 5 चौक 20 20 के 60 7 दूनी 120 ये आ गया 120 मतलब यहां पे वो स्क्वायर वाला सिस्टम नहीं है कि 5 के स्क्वायर 25 कर दी 4 के स्क्वायर 16 कर दी 3 के स्क्वायर 9 कर दी यहां पे फैक्टोरियल सिस्टम है 0 का फैक्टोरियल 1 1 का फैक्टोरियल 1 2 का फैक्टोरियल 2 अब देखो यहां पे एक चीज समझ में आ रही है ट्रेन कैसे चल रहा है 0 का 1 1 का 1 और 2 का 2 तो क्या यहां पे 3 का फैक्टोरियल 3 नहीं हो सकता 4 का फैक्टोरियल 4 नहीं हो सकता नहीं 3 का फैक्टोरियल 6 बनेगा ऐसे हम फैक्टोरियल के फॉर्मूले से इसको ओपन करेंगे तो निकल के आएगा 5 का फैक्टोरियल 120 अब आपको पूछ रहे हैं कि 7 का फैक्टोरियल बताओ तो 7 का फैक्टोरियल बताना है तो आपको मान लो सपोज जो आपको याद है कि 5 का फैक्टोरियल 120 होता है अब जैसे 7 का फैक्टोरियल ये कैसे निकालेंगे तो इसको निकालने के लिए आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है मान लो आपको कोई फैक्टोरियल याद है जैसे 5 का फैक्टोरियल आपको याद है तो चलो ठीक है 5 का फैक्टोरियल करते हैं तो कितना होगा 7 का फैक्टोरियल 7 into 6 into 5 फैक्टोरियल कितना बनेगा आपको इसकी वैल्यू बताया 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120 तो ये वैल्यू डायरेक्टली आप पुट कर दो कितनी होगी 7 को 6 से करेंगे तो ये गुणा हो जाएगा 42 into में 120 अब इसको मल्टीप्लाई कर दो आप लिखोगे तो वही फैक्टोरियल आ जाएगा कितना आ जाएगा 5040 ये फैक्टोरियल की वैल्यू आ गई 7 फैक्टोरियल मतलब बहुत इजी है फैक्टोरियल आप समझना चाहो तो बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो तो इसमें देखो 7 का फैक्टोरियल निकाला हमने 5040 5 का फैक्टोरियल 120 इससे बहुत बड़ा आ रहा है स्क्वायर या क्यूब करते हैं तो उसमें इतना फर्क नहीं आता ना इसका 25 आता है 5 का इसका 49 आता है लेकिन यहाँ फैक्टोरियल में देखो ये गुणांक की तरह होता है फैक्टोरियल तो इस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं आप लगाना घर पे कोई भी फैक्टोरियल ले लेना कोई भी वैल्यू उसका फैक्टोरियल निकालना और देखना उसको ट्राई करना और जितने भी हो सके आपके कुछ डाउट्स होंगे वो कमेंट सेक्शन खुला है वहां पे पुट कर दीजिए मैं कमेंट पढ़ूंगा आपको रिप्लाई जरूर करूंगा अब देखो कुछ इससे रिलेटेड फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं जैसे एग्जांपल के लिए आपने ये पूछ लेगा अक्स का फैक्टोरियल बताओ तो अक्स का फैक्टोरियल आप कितना लिखोगे अक्स का फैक्टोरियल लिखने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो अक्स इसमें से एक कम करो अक्स माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हो ना और भी करना चाहो तो अक्स माइनस 2 फैक्टोरियल 1 तक मल्टीप्लाई में रख दो सपोज दैट आपको एक क्वेश्चन ये पूछ लिया कि अक्स फैक्टोरियल अपॉन में अक्स माइनस 3 फैक्टोरियल की वैल्यू बताओ कितनी होगी तो अब इसको सोल्व करने के लिए दिमाग थोड़ा सा यूज करना है थोड़ा सा दिमाग लगाओ ये घटते हुए वैल्यू है अक्स थोड़ी बड़ी वैल्यू अक्स में से फैक्टोरियल खोलेंगे इसका फैक्टोरियल ओपन करेंगे तो एक एक घटता जाएगा तो कहीं ना कहीं अक्स माइनस 3 आएगा तो क्यों ना ऊपर वाले का खोले तो अक्स इनटू में अक्स माइनस 1 इसका फैक्टोरियल और बोल देते हैं अक्स माइनस 2 और खोल देते हैं क्योंकि अक्स माइनस 3 कर जाएगा अक्स माइनस 3 का फैक्टोरियल अपॉन में अक्स माइनस 3 का फैक्टोरियल x माइनस 3 फैक्टोरियल से x माइनस 3 फैक्टोरियल कट गया अब एक चीज ध्यान रखना यहां पे ये मत काटना कि x माइनस 3 से x माइनस 3 कट कर दिया और फैक्टोरियल छोड़ दिया नहीं ऐसा कभी नहीं होगा फैक्टोरियल की संख्या फैक्टोरियल से ही कैंसिल आउट होगी अब इसका आंसर क्या आ रहा है इसका आंसर आ रहा है x इनटू में x माइनस 1 इनटू में x माइनस 2 ये इसका आंसर है इसको करोगे आप त्रिघात समीकरण बन जाएगी गुणा करोगे तो अब कई बार क्वेश्चन क्या आता है इसी को थोड़ा मॉडिफाई करता हूं मॉडिफाई करने पर मान लो इसकी वैल्यू हमें 0 के बराबर दे दी इक्वल 0 है इसका मतलब इसको सोल्व किया गया है ये भी इक्वल 0 हो गया ये भी इक्वल 0 हो गया तो यहां पर देखो तीनों को अगर 0 के बराबर करें तो अक्स की कितनी वैल्यू मिल रही है हमें 3 वैल्यू जिसको बोलते हैं हम इसके गुणज 10th क्लास में गुणज बोलते थे ठीक है या कारक बोलते थे तो अक्स की वैल्यू कौन सी है अगर अक्स को 0 के बराबर करेंगे तो अक्स इज इक्वल्स टू 0 x माइनस 1 को 0 के बराबर करेंगे तो उधर जाके x इज इक्वल्स टू 1 कॉमा x माइनस 2 को 0 के बराबर करोगे तो x इज इक्वल्स टू 2 ये तीन वैल्यू आ गई x की वैल्यू और यहां से हम इस तरीके से इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा फैक्टोरियल एक नई चीज सीखने को मिली आज की क्लास में तो स्टूडेंट्स आप क्लास को एंजॉय कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही क्वेश्चन को आप सोल्व करने की ट्राई कीजिए अपने मन से कोई भी क्वेश्चन बना लीजिए उसको सोल्व कीजिए नहीं भी आए तो कमेंट सेक्शन खुला है वीडियो के लिंक नीचे की तरफ और कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स पुट अप कीजिए मैं आपको 100% रिप्लाई करूंगा क्योंकि मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं हर एक स्टूडेंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी हमारे इस YouTube कम्युनिटी में जुड़ेगा वो हमारा एक परिवार होगा
अभी छोटा सा परिवार है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, आप भी करें, मैं भी आपको करवाऊंगा, आपके साथ साथ मेरी भी मेहनत होगी, तो बहुत मजा आएगा। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए देखते रहिए और स्टे ट्यून्ड, वीडियो के साथ में चैनल पे बने रहिए। थैंक यू, हैव ए